गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा क्लास 10th के बच्चों के लिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम या पोषण, और उसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी या फारिंग्स, ग्रास नली, आमाशय, जठर ग्रंथि, छोटी आंत, इन 5 टॉपिक को आज कवर करेंगे। ग्रसनी ग्रसनी के बारे में आपको पता है कि ग्रसनी मुख गुहा का पिछला हिस्सा है और ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। मुख गुहा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होता है, लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। आपको ये भी पता है कि लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। और तो चलिए ग्रसनी से प्रारंभ करते हैं। ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग है। अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो देख सकते हैं ये आपका ये मुख गुहा और मुख गुहा का ये पिछला वाला हिस्सा ग्रसनी है। और ग्रसनी हमारा 2 भागों में बटा होता है। ग्रसनी हमारा 2 भागों में बटा होता है। एक भाग ट्रैकिया अर्थात श्वास नली की तरफ चली जाती है और दूसरा भाग ग्रास नली की तरफ चला जाता है, ओएसोफेगस। ठीक। ट्रैकिया आगे चल करके फेफड़े से संबद्ध होता है, जुड़ा होता है। ये हमारा ये ट्रैकिया और ये हमारे फेफड़े, और ये वाला हिस्सा आगे चलकर ये ग्रास नली आगे चलकर हमारा स्टोमक से जाकर मिल जाएगा। फिर स्टोमक का अगला हिस्सा जाकर के छोटी आंत से मिल जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यही हिस्सा आपको, ये हमारा ग्रसनी है और ये 2 भाग में बटा हुआ है। ये पहला वाला भाग जो कि हमारा ये श्वास नली में जाता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। जो भाग हमारा श्वास नली में चला जाता है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस या कंठ द्वार कहते हैं। ठीक। उसके दूसरे वाले भाग जो कि हमारा ग्रास नली या भोजन नली या फूड पाइप या ओएसोफेगस में चला जाता है उसको गलट कहते हैं। गलट को हिंदी में निगल द्वार कहते हैं। ठीक। अब एक और चीज देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पाइप कॉमन है, ये फारिंग्स के पास ये कॉमन है, तो ये स्थिति हो सकती है कि जब हम लोग खाना खाए तो हमारा भोजन फेफड़े में भी चला जाए या हमारा भोजन फेफड़ा में चला जाए। तो ऐसा नहीं हो, हमारा भोजन फेफड़े में नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पर एक संरचना बनी होती है जिसको कि एपिग्लॉटिस कहते हैं, या एक ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसको कि हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पर एक संरचना होगी जो कि एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का क्या काम होगा? जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होंगे, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होंगे जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होंगे तो ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा? एपिग्लॉटिस थोड़ा सा छोटा होगा जो कि सिर्फ इसी को बंद करेगा, इसको बंद कर देगा। एपिग्लॉटिस इसको एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देगा।
एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ग्लॉटिस को बंद कर देगा। बंद कर देगा तो हमारा भोजन क्या होगा, डायरेक्ट ग्रास नली में चला जाएगा। हमारा भोजन ग्रास नली में चला जाएगा। अगर यह एपिग्लॉटिस की संरचना नहीं होती, और जब हम एक और चीज़ यहाँ देखिए, जब हम खाना बंद कर देंगे, जब हम भोजन ग्रहण करना बंद कर देंगे, फिर जब हम भोजन ग्रहण करना बंद कर देंगे तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। उसके बाद ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। ठीक, तब हमारा ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा। एपिग्लॉटिस जब खुलेगा तो आसानी से हम सांस ले सकते हैं। अगर यह एपिग्लॉटिस की स्ट्रक्चर नहीं होगी, या आपने देखा होगा कि जब आप खाते समय बात करते हैं, आप या कोई अन्य व्यक्ति जब खाते समय बात करने लगता है या बहुत जल्दी जल्दी खाने लगता है, तो उसमें छींक टाइप की एक स्थिति आती है, छींक आता है उन्हें, जिसे स्नीजिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा ये भोजन हमारा वो छींक वाली स्थिति तब होती है जब बात करते हैं और खाना भी खाते हैं या बहुत स्पीड में खाते हैं, तो एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाता सही से, तो भोजन के कुछ कण ट्रैकिया में चले जाते हैं। भोजन के कुछ कण जब ट्रैकिया में जाएंगे तो ट्रैकिया का अपना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, उनका एक सुरक्षात्मक यांत्रिकी कह सकते हैं उसमें है, कि जैसे ही वो कोई फॉरेन पार्टिकल्स मतलब हवा को छोड़कर, श्वास में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन तो कोई हम लोग फिल्टर करके नहीं लेते हैं, उसके साथ अन्य गैसें भी जाती हैं। तो जो ही ट्रैकिया में हवा को छोड़कर या गैस को छोड़कर कोई अन्य पदार्थ जाएगा, तो ये ट्रैकिया उसका प्रतिकार करती है, विरोध करती है, और चूंकि इसमें हवा भरा हुआ है, हवा का जाना आना है, तो एक जोरदार धक्के के साथ इस फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालती है। मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं और उस समय ट्रैकिया का ये जो एपिग्लॉटिस है वो अच्छे से नहीं बंद हो पाया। उसके कई कारण हैं, या आप खाना खाते समय बात करते हैं, या दूसरा एक कारण हो सकता है कि आप बहुत स्पीड में खा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉरेन पार्टिकल्स को यहाँ मौजूद हवा बहुत जोरदार धक्का देगी, और ये फिर ये खाने के जो कण हैं ये काफ़ी स्पीड में हमारे मुंह और नाक से बाहर आता है, जिससे स्नीजिंग या छींकना कहते हैं। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है कि फायरिंग्स हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ग्लॉटिस और एक गलेट। ग्लॉटिस जो कि ट्रैकिया में चला जाएगा, और गलेट जो कि ओएसोफेगस होते हुए स्टमक में चला जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि खाना खाते वक्त ग्लॉटिस में दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स को या ट्रैकिया में दूसरे कोई अन्य पदार्थ को जाने नहीं देता है, और उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो हमारा फायरिंग्स जो है ये दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग हमारा ये एसोफेगस या स्टोमक में चला जाएगा, दूसरा भाग ट्रैकिया में जाएगा, और यहीं पर जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को हम, ये वाली स्ट्रक्चर जो है वही हमारा एपिग्लॉटिस है। देखिए, ग्रसनी फायरिंग्स मुख गुहा का पिछला भाग है। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार, कंठ द्वार, निगल द्वार गलेट और दूसरा कंठ द्वार।
ये गलट हो गया और वो ग्लॉटिस हो गया। ग्लॉटिस के ऊपर गलट निगल द्वार, यह आहार नाल के अगले भाग अर्थात ग्रास नली में खुलता है। ये ग्रास नली इसमें खुलेगा और कंठ द्वार यह श्वास नली में ट्रैकिया में खुलता है। और ट्रैकिया पता है आपको कहाँ खुलता है? लंग्स में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये पट्टी वाली रचना को एपिग्लॉटिस कहते हैं। मनुष्य जब भोजन करता है तब एपिग्लॉटिस कंठ द्वार को ढक देती है। भोजन करते समय ये एपिग्लॉटिस कंठ द्वार को ढक देगा, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा सकता है। अगर भोजन श्वास नली में जाएगा तो क्या होगी? छींक आएगी, स्नीजिंग आएगा और भोजन के कण जोरदार तरीके से हमारे नाक और मुंह के रास्ते बाहर आएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है ग्रास नली का। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है ग्रास नली का। तो ग्रास नली अभी हम लोग देखे ही। अभी आपने देखा कि ग्रास नली क्या है, जो कि गलट के आगे वाला हिस्सा है। ये हमारा मुख गुहा और मुख गुहा के बाद ये फारिंग्स, फारिंग्स का इधर ये ट्रैकिया और इधर ये ग्रास नली। और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर, इसको कि स्टोमक कहेंगे। ठीक, तो ये वाली संरचना क्या है? ग्रास नली है। ग्रास नली, उसको फूड पाइप भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में ओएसोफेगस कहते हैं। अब एक और चीज़ समझिए कि ये तो आपको पता है कि ग्रास नली से क्या जाएगा, तो ग्रास नली से भोजन हमारे स्टोमक में जाएगा। ग्रास नली से भोजन हमारे स्टोमक में जाएगा। ग्रास नली या फारिंग्स को स्टोमक से जोड़ती है। ये आपका स्टोमक या आमाशय और ये वाली संरचना यहाँ पे फारिंग्स। तो ग्रास नली का काम क्या है? ग्रास नली हमारा फारिंग्स को स्टोमक से जोड़ती है। ठीक है, आसान है। ग्रास नली क्या है? यह फारिंग्स को स्टोमक से जोड़ती है। फारिंग्स आपको पता है, स्टोमक भी पता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा में हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। और ये यहाँ पे 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है। आपका मुंह का जो मुख गुहा है वो हर वक्त गीला रहता है, गीला रहता है। उसमें चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। तो वो लार ग्रंथियां का लार है। वो लार कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों के स्रावन से लार निकलती है। जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन में क्या होता है? लार मिल जाता है। लार मिल करके भोजन को क्या करता है? स्लिपरी बना देता है। स्लिपरी कहने का मतलब फिसलनदार बना देता है, साथ ही साथ भोजन को मुलायम भी बना देता है। और ये लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली होते हुए कहाँ जाता है? आमाशय में पहुंचता है। तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार, गलट द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक, अब ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। एक नया चीज आपको यहाँ पे क्रमाकुंचन गति लगेगा, उसको देखिए। क्रमाकुंचन गति क्या होता है? जैसे ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। ठीक, अब ग्रास नली के इस हिस्से में भोजन आया,
ये लार से सना हुआ भोजन इस हिस्से में आया। ठीक, अब ग्रास नली का ये हिस्सा क्या होगा, ये एक्सपेंड कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, और ये वाला हिस्सा यहाँ सिकुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये दबाव लगाएगा तो ये क्या होगा, ये हिस्सा खुलेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा और भोजन सारा भोजन चलाएगा यहाँ पर, भोजन यहाँ चलाएगा सब। और अब ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये वाला, वो हिस्सा सिकुड़ जाएगा, वो हिस्सा सिकुड़ जाएगा। ठीक, फिर भोजन जब यहाँ आएगा तो ये हिस्सा एक्सपेंड कर जाएगा और फिर ये हिस्सा सिकुड़ जाएगा। तो एक तरह से क्रमाकुंचन, क्रमवार तरीके से एक बार सिकुड़ना और एक बार फैलना, और सिकुड़ और फैल कर भोजन को आगे की तरफ भेजने की जो गति है उसी को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन को फिर से देखिए एक बार, जैसे कि यहाँ पे ये फूड पाइप है। ठीक, फूड पाइप में इधर फायरिंग्स से भोजन आया। ठीक, और फूड पाइप या ओसोफेगस में आया तो भोजन यहाँ पे जमा हो जाएगा। भोजन यहाँ जमा हुआ तो इस हिस्से को क्या करेगा, इस हिस्से को फैला देगा, भोजन इस हिस्से को फैला देगा। ठीक, फैला देगा। अब ये वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से पे क्या करेगा, दबाव लगाएगा, और ये हिस्सा इस तरह का है नहीं। अब यह हिस्सा क्या करेगा, आगे दबाव लगाएगा। आगे जब दबाव लगाएगा तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, बाद में ये वाला हिस्सा फैलेगा, ये हिस्सा फैलेगा, और ये हिस्सा जब फैलेगा तो भोजन के सभी कण कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। भोजन के कण यहाँ आ जाएंगे, और वापस से ये हिस्सा क्या, जब भोजन के कण यहाँ आ जाएंगे तो ये रिलैक्स महसूस करेगा, इसकी दीवार रिलैक्स महसूस करेगी, और ये वाला दीवार क्या होगा, इसका सीधा हो जाएगा। यहाँ से भोजन के सारे कण यहाँ आ गए तो ये ऊपर वाला दीवार क्या होगा, सीधा हो जाएगा। ठीक, सीधा हो जाएगा। तो फिर यहाँ वाला भोजन जब आगे आएगा तो फिर ये वाला एक्सपेंड करेगा, फिर ये वाला सीधा हो जाएगा। इसी तरह से सिकुड़ने और फैलने की जो गति होती है उसी को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। भोजन जहाँ जाएगा वहाँ फैल जाएगा और उसके बाकी वाले हिस्से में सिकुड़न आएगी। तो सिकुड़न और फैलाव के द्वारा जो भोजन की गति होती है, भोजन का ओएसोफेगस से स्टोमक तक जो आना होता है, तो ये सिकुड़न और फैलाव के माध्यम से आता है। और सिकुड़न और फैलाव के माध्यम से जो भोजन की गति होती है, भोजन के कणों की, उसी को क्रमाकुंचन गति कहते हैं या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। दूसरी बात, ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया देखेंगे हम लोग, आमाशय से प्रारंभ होता है, स्टोमक से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक, क्रमाकुंचन गति वही है जब किसी नली की दीवार में क्रमागत रूप से संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है तो उसे क्रमाकुंचन गति कहते हैं। संकुचन अर्थात सिकुड़न, शिथिलन अर्थात फैलाव। अब उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाया हुआ है, बड़ा आसान है ये देखिए, आपका माउथ कैविटी, मुख गुहा, ये सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर 6 की संख्या में, फिर ये आपका स्टमक, ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ये पैनक्रियाज, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये अपेंडिक्स,
और ये रेक्टम और एनस, इसको हम लोग बड़े विस्तार तरीके से समझेंगे, इसलिए यहाँ पर परेशान होना नहीं है। चित्र भी बहुत आसान है, आप आसानी के साथ इस चित्र को बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया आपका ये मुख गुहा। मुख गुहा के बाद आप आगे ये फारिंग्स बना लीजिए, फारिंग्स या ऑसोफेगस। अभी हम ट्रैकिया को नहीं लेंगे, चूंकि यहाँ पर हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ट्रैकिया की कोई आवश्यकता है नहीं। चित्र परीक्षा में सिंपल होना चाहिए, जो पूछा जाए वही बनाना है। फिर इसमें एक स्टोमक बना देंगे हम, ये आपका स्टोमक। फिर स्टोमक हमारा ये छोटी आंत हो गया, और छोटी आंत के ऊपर से ही बड़ी आंत गुजरा हुआ होता है। फिर ये हमारा ये यहाँ पे ये गलत हो गया, ये छोटी आंत यहाँ जाके जुड़ जाएगी ये बड़ी आंत में, और वो पार्ट जहाँ छोटी आंत जुड़ती है उसको सीकम कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र है। यहाँ पर ये सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर यहाँ पर ये आपका ये लीवर, ठीक, और यहाँ पर ये पैनक्रियाज, फिर यहाँ पर ये इस तरह से एक गॉल ब्लाडर। इस तरह से हम लोग एक एक चित्र को देखेंगे, उसका क्या फंक्शन होगा, गॉल ब्लाडर का, क्या लीवर का, क्या स्टोमक का, पैनक्रियाज का, सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टोमक या आमाशय। स्टोमक या आमाशय, स्टोमक या आमाशय। तो स्टोमक पता है आपको, स्टोमक का ऊपरी हिस्सा ग्रास नली से जुड़ा होता है और निचली हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्टोमक में देखिए यहाँ पर ये ऑसोफेगस। स्टोमक के भी कई पार्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है वो एसोफेगस वाला, ये ग्रास नली का हिस्सा, और नीचे ये हिस्सा जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के पास एक स्फिंक्टर, एक छिद्र होता है। या एक स्फिंक्टर एक स्ट्रक्चर होती है जो कि खुलती और बंद होती है, और इस स्फिंक्टर को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर भल्व की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब दबाव पड़ता है तो ये खुलती है, जब दबाव नहीं पड़ता है तो ये स्टोमक और छोटी आंत के रास्ते को बंद करके रखता है। पाइलोरिक क्यों नाम इसका पड़ा, क्योंकि ये जो रीजन है स्टोमक का वो पाइलोरस रीजन में है। स्टोमक का ये रीजन क्या है, स्टोमक का ये रीजन ये पाइलोरस रीजन है। स्टोमक आपका कई पार्ट में बटा हुआ है। पहला ये वाला जो पार्ट है ये कार्डियक पार्ट है।
ये पार्ट कार्डियक पार्ट है, ठीक। ये वाला पार्ट फुंडिक पार्ट है, और ये बड़ी है। स्टोमक एक जे आकार का थैली नुमा अंग है। अब देखने से लग रहा है कि ये जे तरह का स्ट्रक्चर है, जे आकार का है, जो बाएं ऊपरी पेट में स्थित होता है। ऊपरी पेट, पेट हमारा, पेट जो है हमारा वो थोरेसिक रीजन से, जैसे कि ये मान के चलिए कोई मानव का ये शरीर है और ये गले वाला हिस्सा, तो यहाँ पर ये फेफड़ा ये सब है, ठीक। और फेफड़ा, फिर नीचे भी एक पेल्विस रीजन है जहाँ पर कि ये कमर की हड्डी ये सब है, और ये पेल्विस रीजन, ये थोरेसिक रीजन का ये जो बीच का हिस्सा है उसी को एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन या उदर कहते हैं, ठीक। फिर ये एब्डोमेन भी हमारा कई हिस्सों में बटा हुआ है, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। ये ऊपर वाला हिस्सा अपर एब्डोमेन हो जाएगा, ये लोअर एब्डोमेन होगा। अपर वाला भी फिर राइट एब्डोमेन, फिर लेफ्ट एब्डोमेन, ऐसे में बटा हुआ है। तो ये हमारा जो स्टोमक है वो लेफ्ट अपर एब्डोमेन में स्थित होता है, इस हिस्से में स्थित होगा स्टोमक हमारा, लेफ्ट अपर एब्डोमेन में। अपर मतलब ऊपरी हिस्से में, और लेफ्ट मतलब बाईं तरफ स्थित होगा। आप जब खड़े होंगे तो देखेंगे अपने बाएं हाथ की तरफ जहां हृदय होता है, हार्ट के नीचे ही एब्डोमेन होता है, तो हमारा लेफ्ट अपर एब्डोमेन में स्टोमक स्थित होता है। तो हमारा जब स्टोमक में पेन होता है तो डॉक्टर पता करते हैं कि आपका एब्डोमेन के किस हिस्से में पेन है, तो वहाँ वाले अंग से संबंधित जांच करते हैं। तो स्टोमक हमारा लेफ्ट अपर एब्डोमेन में स्थित होता है, अर्थात इस तरफ हमारा स्टोमक होता है। और हमारा हार्ट भी हमारा लेफ्ट हिस्से में ही स्थित होता है। हार्ट, हृदय या दिल जो है वो लेफ्ट बाईं तरफ स्थित होता है, ठीक। दाईं तरफ फेफड़े स्थित होते हैं, लंग्स। कहता है स्टोमक एक जे आकार का थैली नुमा अंग है जो बाएं ऊपरी पेट में स्थित होता है। बाएं की तरफ ऊपरी पेट या अपर एब्डोमेन में स्थित होता है, ठीक। यह ओसोफेगस से भोजन प्राप्त करता है। स्टोमक कहाँ से भोजन प्राप्त करता है, तो देख रहे हैं कि ओसोफेगस से, ग्रासनली से भोजन प्राप्त करता है, और उसे छोटी आंत में भेजने से पहले आंशिक रूप से पचाता है। स्टोमक जब भोजन ग्रहण करता है, स्टोमक का पार्ट आप लोग देख लिए हैं। स्टोमक जब भोजन ग्रहण करता है तो कहाँ से ग्रहण करता है, ग्रासनली से, और भेजता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले स्टोमक भोजन को आंशिक रूप से पचाता है। आंशिक रूप मतलब थोड़ी मात्रा में पाचन का कार्य यहाँ पे होता है। स्टोमक के महत्वपूर्ण भाग कार्डियक पार्ट, फुंडिक पार्ट, बडी पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट देखिए, यह स्टोमक का वह भाग है जहां एसोफेगस जुड़ता है। कार्डियक पार्ट स्टोमक का वह हिस्सा है जहां पे कि स्टोमक जुड़ता है। और अभी हम क्या देखे थे, इसका नाम कार्डियक पार्ट क्यों पड़ा, तो आपको अभी हम बताए कि आपका हार्ट को लैटिन में कार्डिया कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। तो आपका हार्ट जो है वो भी एब्डोमेन के लेफ्ट हिस्से में ही, अपर एब्डोमेन के लेफ्ट हिस्से में मौजूद है, और आपका हार्ट भी यहीं पे है और एब्डोमेन भी यहीं पर है। तो एब्डोमेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो हार्ट से के समीप है, हार्ट के नज़दीक है, इसीलिए इस हिस्से को कार्डियक पार्ट कहते हैं, ठीक। कह रहा है कि कार्डियक भाग या
कार्डिया या स्टोमक का वह भाग है जो जहाँ एसोफेगस जुड़ता है। तो एसोफेगस, ये वाला एसोफेगस यहीं जुड़ता है, ठीक। इसी हिस्से से भोजन स्टोमक में प्रवेश करता है। ये एसोफेगस ये भी सही लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर एसोफेगस ये भी लिखा हुआ होता है। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। फंडस, स्टोमक का दूसरा भाग जो कि फंडस है, ये एसोफेगस और ये जे आकार का स्टोमक। स्टोमक का ये वाला भाग था कार्डियक और ये वाला भाग था फंडस। फंडस पार्ट या फुंडिक पार्ट भी इसको कहते हैं। यह स्टोमक का ऊपरी गुंबद जैसा हिस्सा होता है, गुंबद की तरफ फुला। तो गुंबद देखेंगे आप लोग मस्जिद में और मंदिर सब में, ये गुंबद होता है, ठीक। ये गुंबद होता है। तो ये ऊपरी गुंबद जैसा हिस्सा है ये फुंडिक पार्ट, ठीक। इसी हिस्से में प्रायः गैस जमा होती है। जब गैस बनता है, खाली जगहों पर गैस होता है, तो उसी फुंडस वाले पार्ट में होता है। तो वहाँ पर गैस क्यों होगा? क्योंकि भोजन जब भी होगा तो अगर अपचा भोजन होगा तो इस हिस्से में भरा होगा, तो ये हिस्सा खाली होगा। क्योंकि ये हिस्से से तो भोजन आ रहा है, ये वाला हिस्सा गुंबद वाला खाली होगा, तो गैस यहीं पे जमा रहता है। तीसरा जो हमारा बॉडी पार्ट है, ये नीचे वाला आपको ये पायलोरिक पार्ट, और ये वाला पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट है, ये बड़ा पार्ट क्या है? ये बड़ा पार्ट, ये बड़ी पार्ट है स्टोमक का, ये बड़ी पार्ट है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, स्टोमक हमारा 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला हिस्सा कार्डियक पार्ट या कार्डिया, वो गुंबद वाला फंडस या फुंडिक, नीचे वाला पायलोरिक पार्ट, और मेन जो बड़ा वाला हिस्सा है वो बड़ी पार्ट है। तो बड़ी पार्ट यह स्टोमक का मुख्य और बड़ा भाग होता है, ठीक। यहाँ भोजन को पचाने की क्रिया होती है। प्रश्न बनेगा कि स्टोमक में भोजन का पाचन किस मुख्य रूप से, ऐसे तो आंशिक रूप से प्रत्येक पार्ट में भोजन का पाचन होगा, लेकिन मुख्य रूप से स्टोमक के किस हिस्से में भोजन का पाचन होगा? तो बड़ी पार्ट में। पायलोरिक पार्ट या पायलोरस, यह स्टोमक का निचला हिस्सा होता है। और निचला हिस्सा किससे जुड़ेगा जाकर? स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो छोटी आंत के डिओडेनम हिस्से से जुड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है डिओडेनम। हम लोग अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डिओडेनम जो ऊपर वाला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसी को डिओडेनम कहते हैं। तो ये पायलोरिक पार्ट जो है हमारा, वो स्टोमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले हिस्से से जुड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पायलोरिक स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर क्या है? एक भल्ब है। स्फिंक्टर एक भल्ब के तरह संरचना होती है, और भल्ब हम आपको बताए कि जब दबाव देने पे भल्ब खुलता है और फिर वापस बंद हो जाता है। आप अपने साइकिल में कभी हवा देते हैं तो उसमें भी भल्ब लगी हुई होती है, साइकिल या गाड़ी में भल्ब लगी होती है। भल्ब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, नहीं, और ये बंद स्ट्रक्चर, लेकिन इस पर जब दबाव पड़ेगा तो ये खुल जाएगी और इससे जो आने का होगा आ जाएगा। फिर यहाँ दबाव जब घटा, इस हिस्से से दबाव जब घटा तो वापस ये क्या होगा? बंद हो जाएगा। वापस फिर ये वापस बंद हो जाएगा। यहाँ पायलोरिक स्फिंक्टर लगे होते हैं जो भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत में भेजते हैं।
अब पायलोरिक एस्फिंक्टर, एस्फिंक्टर अर्थात भल्ब या भोजन को स्टोमक से छोटी आंत में जाने के मार्ग को नियंत्रित करता है। अगर यह स्टोमक में एस्फिंक्टर नहीं लगा हो, स्टोमक में अगर ये एस्फिंक्टर नहीं लगा हो, यहाँ पर ये एस्फिंक्टर नहीं लगा हो, तो ये स्टोमक, अगर यहाँ पे एस्फिंक्टर या वल्व नहीं लगा हो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मान के चलिए कि एस्फिंक्टर यहाँ पर नहीं लगा हो या एस्फिंक्टर हटा दिया जाए, तो डायरेक्ट यहाँ से भोजन, सारा का सारा भोजन बिना पचे हुए ही, बिना उसमें क्या कहते हैं म्यूकस मिले हुए ही डायरेक्ट ये कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के जमा हो जाएगा, जो कि पाचन तंत्र को अनियमित कर देगा। ठीक, तो स्फिंक्टर का काम है भोजन के मार्ग को या भोजन जाने के या भोजन का ट्रांसपोर्टेशन को नियंत्रित करना, या भोजन को स्टोमक से छोटी आंत में जाने के मार्ग को नियंत्रित करता है। ठीक, स्टोमक के भीतरी दीवारों पर कॉलुमनर इपिथेलियम कोशिकाओं का लेयर होता है। स्टोमक के भीतरी दीवारों पर, ये जो स्टोमक है इसकी जो दीवार है, कॉलुमनर मतलब होता है स्तंभाकार, कॉलम, पिलर आप लोग देखे हैं ना, मकान में पिलर लगा हुआ रहता है, तो कॉलुमनर का अर्थ होता है स्तंभ के तरह, पिलर की तरह, स्तंभाकार। कॉलुमनर इपिथेलियम कोशिकाओं का लेयर होता है। ये कोशिकाएं स्टोमक की दीवार में जगह जगह अंदर की ओर धसी होती है। स्टोमक की दीवार में क्या होती है, धसी होती है। अब इसका क्या काम होगा, ये जो कॉलुमनर इपिथेलियम कोशिका है वो स्टोमक में भोजन को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, साथ ही साथ भोजन को क्रश करने का भी काम करेगा। क्रश करना मतलब उसको पीसने का भी काम करेगा। ये कोशिकाएं स्टोमक के दीवार में जगह जगह अंदर की ओर धसी होती है। इन्हीं धसी भागों में कि कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स जठर ग्रंथि या आमाशय का निर्माण करते हैं। स्टोमक की दीवार पर कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स रहती है। एक कॉलुमनर ये कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स का काम है कि पहला काम है कि भोजन को क्रश करना, पीसना। भोजन के जो कण आएंगे, भोजन के जो कण आएंगे उस भोजन के कण को क्या करेगा, दबाएगा, पीसेगा। ठीक, तो भोजन के कण क्या होंगे, और टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इसी कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब जो कि गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है कि भोजन के पाचन में मदद करना। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां या गांठ जो कि किसी भी प्रकार के एंजाइम्स या रस का स्रावन करती है। तो इसी कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स में, ये जो कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स है इसका दो काम है। पहला काम है भोजन को पीसने में मदद करना ना, भोजन को पीसना, और दूसरा इसका काम है कि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जठर ग्रंथि की कोशिकाएं मौजूद होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की कोशिकाएं जठर ग्रंथि की कोशिकाएं मौजूद होती है
और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जठर रस का स्रावन करती है, गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो समझे, पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मौजूद होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स में मौजूद होता है। ये कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स कहाँ मौजूद होता है, तो कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स स्टोमक की दीवार में मौजूद होती है। कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स के क्या कार्य हैं, तो कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स के कार्य हैं भोजन को क्रश करना, पीसना, और दूसरा जठर ग्रंथियां जो यहाँ मौजूद होती है उसके माध्यम से जठर रस का स्रावन करना। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि स्टोमक के अंदरूनी सतह में छोटे छोटे गड्ढों में खुलती है। इसका निर्माण कॉलुमनर इपिथेलियम सेल से होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के अंदरूनी सतह में, अंदर के सतह में छोटे छोटे गड्ढों में खुलती है और इसका निर्माण कॉलुमनर इपिथेलियम सेल से होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बनाने वाले कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स बनाते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहला म्यूकस सेल या श्लेष्मा कोशिका, दूसरा पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा चिफ और जाइमोजन सेल या मुख्य कोशिकाएं। ये तीनों घटक कोशिकाएं अलग अलग रसों या पदार्थों का स्रावन करती है। इससे संयुक्त रूप से जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसको हम और आसानी से समझते हैं। पहली बात, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ मौजूद होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स में मौजूद होते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का निर्माण कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स करता है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले आप देखें कि स्टोमक, और स्टोमक की जो दीवार है उस दीवार में क्या है, दीवार बनी होती है कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स। स्टोमक की दीवार बनी होती है कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स, और ये कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स निर्माण करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती है, स्रावित करती है गैस्ट्रिक जूस को। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि स्टोमक की दीवार बनी होती है कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स के, और कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स निर्माण करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, और गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। एक और चीज़, एक और तरीके से इसको तोड़ कर देखना है। ये कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स जो हैं वो स्टोमक में जो कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स मौजूद हैं वो 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, 3 टाइप्स। पहला उसमें है म्यूकस सेल्स, ठीक। दूसरा है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, दूसरा है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स।
ठीक। तीसरा है चिफ और जैमोजन सेल्स। तीसरा है चिफ। चिफ मतलब मुख्य या जैमोजन सेल्स। ठीक। और ये तीनों घटक कोशिकाएं अलग अलग रस का स्रावन करती हैं और इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये तीनों मिलकर के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है और फिर तीनों अलग अलग प्रकार के रसों का या अलग अलग प्रकार के रसायनों का स्रावन करती है, जिसे कि कंबाइंड रूप से गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब म्यूकस सेल क्या स्रावित करती है, इसको देखिए। म्यूकस सेल म्यूकस का स्रावन करेगी। म्यूकस सेल स्रावन करती है म्यूकस का। म्यूकस जिसको श्लेष्मा कहते हैं, चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। ठीक। दूसरा पराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। पराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स स्रावित करती है HCl का। ठीक। तीसरा चिफ और जैमोजन सेल स्रावित करती है पेप्सिनोजेन, जो कि प्रोटीन के पाचन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक। इन तीनों का जो स्रावन है म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन, तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट एक एक करके सबसे पहले HCl देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का स्रावन कहाँ से होता है? HCl का स्रावन देख रहे हैं, स्रावन कहाँ से होता है? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से। पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स कैसा सेल्स है? तो कॉलमनर इपिथेलियम सेल्स है। कहाँ मौजूद होता है? तो स्टमक में मौजूद होता है। HCl का काम क्या है इसका? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदलना। अभी हम लोग देखे थे कि गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन का भी स्रावन हो रहा है और ये HCl क्या करेगा कि HCl पेप्सिनोजेन निष्क्रिय अवस्था में रहता है। निष्क्रिय मतलब कोई कार्य करने की अवस्था में नहीं रहता है, सुषुप्ता अवस्था में। वो कोई एक्टिव मोड में नहीं रहता, इनएक्टिव मोड में कोई काम नहीं करेगा। ठीक। तो वो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। ठीक। अब जब निष्क्रिय पेप्सिनोजेन HCl के माध्यम से सक्रिय पेप्सिन में बदल जाएगा, जैसे ये पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन पर कौन वर्क करेगा? पेप्सिनोजेन पर HCl वर्क करेगा। ठीक। तो यह बदल जाएगा पेप्सिन में। ठीक। पेप्सिन में बदलेगा और पेप्सिन किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर काम करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और प्रोटीन पर डाइजेशन करके प्रोटीन को बदल देगा पेप्टोन में। ठीक। तो प्रोटीन का क्या हुआ? यहाँ पर पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ। किसमें? पेप्टोन में। और प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कौन किया? पेप्सिन किया। ठीक। पेप्सिन पहले क्या था? पेप्सिनोजेन था और पेप्सिनोजेन को सक्रिय कौन बनाया? HCl बनाया। ठीक। ये इनएक्टिव मोड है, ये एक्टिव मोड है। इनएक्टिव मोड से एक्टिव मोड में कौन लाया? HCl लाया। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। भोजन के प्रोटीन और पेप्सिन क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है।
HCl दूसरी बात जीवाणु नाशक का भी कार्य करता है, अर्थात भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि हमारे शरीर में जीवाणु मौजूद हैं, लेकिन अधिकांशतः जीवाणु हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। लेकिन कुछ जो हानिकारक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको HCl क्या करता है, मार देता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक जूस का पहला पार्ट है। HCl का स्रावन कहाँ से होता है, तो ऑक्जेंटिक सेल से। ठीक, ऑक्जेंटिक सेल से होता है। और HCl का क्या काम है, तो HCl का पहला काम है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। और जब सक्रिय पेप्सिन में बदल देगा तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन का कार्य करेगा। प्रोटीन के पाचन का कार्य कैसे करेगा, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। ठीक, दूसरी बात, HCl जीवाणु नाशक का भी कार्य करता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया भोजन के साथ या अन्य माध्यमों से हमारे स्टोमक में जाता है, उसको HCl क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक, दूसरा जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का दूसरा पार्ट है, उसको देखते हैं, म्यूकस को। म्यूकस श्लेष्मा, म्यूकस चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है। म्यूकस चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है और चिपचिपे पदार्थ का कार्य है कि किसी भी चीज़ के आवागमन के मार्ग को आसान बनाना। म्यूकस का स्रावन म्यूकस सेल के द्वारा होता है। हमारे स्टोमक के कॉलुमनर इपिथेलियम सेल्स, 3 तरह के सेल्स हैं वहाँ पर, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, म्यूकस सेल और चिफ या जैमोजन सेल। तो हम लोग पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स का जो स्रावन है HCl उसको देख लिए। म्यूकस सेल का जो स्रावन है म्यूकस, उसको देखते हैं। म्यूकस सेल द्वारा स्रावन इसका होता है म्यूकस सेल द्वारा। ठीक, कार्य है इसका, म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को HCl अम्ल तथा पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। HCl अम्ल आप लोग देखे होंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। जैसे कि टॉयलेट ये सब साफ करने के लिए जो हार्पिक ये सब होता है, उसमें भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिली हुई होती है। और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना हार्ड होता है कि कभी आपके फर्श पर वो स्ट्रॉन्ग जो कंसंट्रेटेड HCl अगर गिर जाता है तो वो आपके फर्श को, जो कि सीमेंट का बना होता है, उसको भी वो तोड़ सकता है, इतना हार्ड होता है। और दूसरी बात, अगर आप स्ट्रॉन्ग HCl में कभी आप कोई मेटल रख दीजिए, लोहा रख दीजिए, स्टील रख दीजिए, और कुछ घंटों के बाद कोई लोहा स्टील का कोई बर्तन रख दीजिए, गिलास रख दीजिए, कटोरा कोई रख दीजिए, और HCl अगर स्ट्रॉन्ग HCl हो तो वो गिलास कटोरी को 1 घंटा के बाद देखेंगे तो गिलास कटोरी पूरा नहीं मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये HCl जो हमारे स्टोमक की जो दीवार है उसको जो डैमेज करता है, ये HCl और पेप्सिन एंजाइम, इन दोनों से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, म्यूकस सुरक्षा प्रदान करता है। और जब हम बहुत तीखा खाते हैं, बहुत स्पाइसी, बहुत एसिडिक कोई चीज़ खा लेते हैं, तो हमारे स्टोमक के अंदर का जो म्यूकस है वो ख़त्म होता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारी, अल्सर, कैंसर वैंसर टाइप का होता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर ग्रस का स्रावन करती है। तो म्यूकस हमारे स्टोमक को सुरक्षा प्रदान करता है, किससे, तो HCl से और पेप्सिन से। HCl और पेप्सिन से सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जठर ग्रंथियां प्रत्येक दिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्रावन करती है। हमारी जठर ग्रंथियां प्रत्येक दिन 3 लीटर जठर रस का स्रावन करती है। स्रावन मतलब सिक्रीशन करती है। ठीक, एक यहाँ पर टर्म आया है पेप्टिक अल्सर। अल्सर का अर्थ होता है घाव। अल्सर का अर्थ होता है घाव। अल्सर कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती है, घाव होता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। हाँ, हालांकि अल्सर जब
बुरे स्तर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी डायग्नोसिस नहीं होती है, जहां उनका रेमेडी या इलाज नहीं होता है, तो वही अल्सर धीरे धीरे कैंसरस हो जाता है। एक यहाँ पर टर्म है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आमाशय की दीवार में निकलने वाला एक प्रकार का घाव है। जब किसी के आमाशय की दीवार में जगह जगह घाव हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। जैसे आमाशय की दीवार है, यहाँ पर घाव हो जाएगा तो उस कंडीशन को कहा जाएगा पेप्टिक अल्सर। अब घाव उसमें क्यों होगा, उंड क्यों होगा, उसको देखिए। जब आमाशय की दीवार में मौजूद जठर ग्रंथियां अत्यधिक अम्ल का स्रावन करती है, अत्यधिक HCl का स्रावन करेगा, ठीक, तो दीवार को सुरक्षा प्रदान करने वाले म्यूकस का स्रावन घट जाता है। जब ये HCl अधिक स्रावित करेगी, HCl अधिक स्रावित करेगी तो म्यूकस सेल जो म्यूकस का स्रावन कर रहा है उसका स्रावन घट जाएगा। अम्ल की अधिकता आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर घाव बना देता है। अभी देखे थे ना, अभी हम आपको बताए थे कि HCl किस प्रकार से फर्श तक को, स्टील को, लोहा को उसको गला सकता है। तो आमाशय की दीवार तो मुलायम है, इसको भी गला देती है। और आमाशय की दीवार को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, म्यूकस सेल। और म्यूकस सेल का स्रावन घट गया है, क्यों घटा है, तो HCl का स्रावन अधिक हो गया है। वो होता है कभी कभी जठर ग्रंथियों में जब अनियमितता होती है, नहीं, या कोई जब स्पाइसी फूड भी हम लोग खाते हैं तो वो सब भी म्यूकस के लेयर को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। म्यूकस का लेयर जब बर्बाद होगा, म्यूकस हटेगा तो वहाँ पर HCl डायरेक्ट काम करेगा। जैसे ये लेयर है, ठीक, यहाँ से अगर ये म्यूकस का लेयर है, जैसे ये हमारी आमाशय की दीवार है, जैसे ये हमारी आमाशय की दीवार है और ये ब्लू वाला म्यूकस का लेयर है। जैसे आपको ये स्पाइसी फूड या कुछ खा लिए, कोई स्पाइसी फूड या कुछ खा लिए मान के चलिए, तो वो क्या करेगा कि हमारे म्यूकस के लेयर को डैमेज कर देगा। और जैसे ही म्यूकस का लेयर, ये म्यूकस का लेयर है, ये ब्रेक किया, ये यहाँ से हटा, ये हटा, तो ये आमाशय की जो दीवार है उसको HCl क्या करेगा, डैमेज कर देगा। HCl डैमेज करेगा और डैमेज करने के बाद फिर यहीं पर ये घाव हो जाता है। बार बार यहाँ पे HCl का इन्फ्लुएंस होगा और घाव बड़ा हो जाता जाएगा, उसी को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। करने वाले म्यूकस का स्रावन घट जाता है। अम्ल की अधिकता आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त कर घाव बना देते हैं, यह स्थिति पेप्टिक अल्सर कहलाता है। पेप्टिक अल्सर के एक और कारण है, जब व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है तो HCl का स्रावन तो उसके पेट में होता ही रहता है, HCl का स्रावन स्टोमक में होता रहेगा। जैसे कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टाइम टू टाइम, जैसे हमारी अगर आदत है 8 बजे सुबह खाने की, तो प्रत्येक दिन 8 बजे ही हमें भूख लग जाएगा। अब 8 बजे भूख लगेगा तो हमारा पाचन तंत्र पूरी तैयारी करेगा, और जैसे कि स्टोमक में जठर रस का स्रावन है वो सब करके तैयार रहेगा कि अब हमें खाना मिलेगा। तो खाना जैसे ही पहुंचेगा तो उस पर ये सारे जो जठर रस हैं उस पर एक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, उसको पचाने का काम करेंगे। लेकिन 8 बजे आप किसी कारण से, किसी दिन आपका उपवास है, नहीं, कभी कभी कोई लोग उपवास रहते हैं, तो आपका उपवास है और उस दिन आपने खाना नहीं खाया। उपवास के दिन जब आप खाना नहीं खाएंगे तो चूंकि HCl का तो स्रावन हो गया है 8 बजे और आपने खाना वहाँ नहीं दिया, तो HCl को तो वहाँ काम करने के लिए कुछ चाहिए। तो HCl क्या करेगा, भोजन नहीं पा करके म्यूकस का ही पाचन करने लगेगा और म्यूकस को ही नष्ट कर देगा। म्यूकस भी खत्म हो गया, आप दूसरे दिन भी उपवास पे हैं, तीसरे दिन भी उपवास पे हैं, और वहाँ का म्यूकस भी जब खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे HCl क्या करेगा, स्टोमक की दीवार को
स्टोमक की दीवार को नष्ट करेगा, और स्टोमक की दीवार को जब नष्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, घाव बन जाएगा, वहाँ पे फिर घाव बन जाएगा, और घाव बनेगा तो वही फिर पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। ठीक, पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। फिर वो बहुत दिनों तक जब ऐसी स्थिति होगी तो उसी में कैंसरस हो जाता है। नहीं, अब दूसरा जो हमारा जठर रस का जो तीसरा और अंतिम पार्ट है पेप्सिनोजेन, उसको देखते हैं। पेप्सिनोजेन हम लोग देख ही चुके हैं। पेप्सिनोजेन देखिए, तो अगर पेप्सिनोजेन, तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है, तो HCl बदलता है। और जब सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन किस में करेगा, पेप्टॉन में। पाचन का अर्थ होता है तोड़ना, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, और उसी तोड़ने के क्रम में क्या होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पेप्सिनोजेन का स्रावन चिप सेल या जैमोजेन सेल करेगा, चिप सेल या जैमोजेन सेल के माध्यम से। कार्य, पेप्सिनोजेन को HCl पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पेप्टॉन के रूप में कर देता है। तो प्रोटीन का क्या है, पेप्टॉन क्या है, प्रोटीन का पेप्टॉन क्या है, प्रोटीन का सरल भाग है। प्रोटीन क्या है, जटिल है, पेप्टॉन उसका सरल भाग है। आमाशय में वसा का पाचन भी आरंभ हो जाता है। आमाशय में भी हम प्रोटीन का पाचन देखें, आमाशय में वसा का भी पाचन आरंभ हो जाता है। यहाँ मौजूद गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं जो फैट को क्या करता है, फैट अर्थात वसा, फैट को गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन करेगा, किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैट वसा टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ हुआ, याद रखेंगे इसको आप, और फैट का पाचन आरंभ हुआ। प्रोटीन का पाचन आरंभ हुआ पेप्सिन के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, और फैट का पाचन आरंभ होगा लाइपेज के प्रभाव में। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म है काइम। काइम भोजन में मौजूद प्रोटीन तथा वसा के आंशिक पाचन के उपरांत आमाशय में जो भोजन था उस भोजन में प्रोटीन का पाचन हो गया है पेप्टॉन के रूप में, और फैट वसा का पाचन हुआ है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में। यानी आंशिक पाचन हुआ है, थोड़ा सा पचा है, अभी और पचना है उसको। भोजन में मौजूद प्रोटीन तथा वसा के आंशिक पाचन के उपरांत, उपरांत मतलब बाद, आफ्टर, उपरांत भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भोजन क्रश हो गया है तो उसका स्वरूप अब गाढ़े लेई, लेई समझ रहे हैं, कभी कभी किसी चीज़ को चिपकाने के लिए आटे की लेई बनाई जाती है। आटा को क्या करते हैं, पानी डाल के उसको चूल्हे पे गर्म करते हैं तो लेई टाइप का, चिपचिपा टाइप का बन जाता है। तो वही आटा की लेई समझिए, गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और भोजन जब गाढ़ा लेई की तरह हो जाएगा, भोजन में मौजूद प्रोटीन और फैट का जब आंशिक पाचन होगा, और साथ ही साथ यहाँ आते आते भोजन का क्रमांकुंचन, ये सब माध्यम से भोजन का क्या हुआ, भोजन का क्रशिंग भी हुआ, भोजन पिसा भी गया। भोजन पिसा गया है, उसमें मौजूद प्रोटीन और फैट का आंशिक पाचन हो गया है। तो अब भोजन कैसा हो गया है, गाढ़े लेई की तरह, जैसे आटा का लेई बनाते हैं उसी तरह का हो गया है। अब गाढ़े लेई के तरह जो स्थिति है, इसी स्थिति को, भोजन का ये जो अवस्था उसको काइम कहते हैं। ठीक, अब काइम देखिए, काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र
के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। आमाशय में हम लोग देखे थे निचले वाला हिस्सा जो था पाइलोरिक पार्ट, वहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ था जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहे थे। उसी पाइलोरिक स्फिंक्टर के माध्यम से काइम कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। काइम क्या है, तो काइम आपको पता है, ये काइम जो है भोजन का लेई के तरह जब भोजन हो जाता है, भोजन का में जब मौजूद जब फैट और प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है और साथ ही साथ भोजन जब अत्यधिक जब पीसा चला जाता है, तो वो अवस्था भोजन की क्या कहती है, काइम कहती है। ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। अब भोजन हमारा पहुंच गया है छोटी आंत में। किस माध्यम से पहुंचा है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। ठीक। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ रहता है, तो स्टोमक के पाइलोरस वाले हिस्से में मौजूद होता है। ठीक। अब छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन के पाचन का कार्य पूर्ण होता है और इसी छोटी आंत वाले हिस्से में भोजन के पाचन का कार्य पूर्ण होता है। यहीं संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद जो जाएगा भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में, उस वाले भोजन की स्थिति को काइल कहेंगे। ठीक। और काइल में क्या होता, पचने के लिए कुछ नहीं होता, अपचा और अपशिष्ट भोजन होता है। ठीक। और आहार नाल की लंबाई 6 मीटर है। आहार नाल नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.5 cm, चौड़ाई या डायामीटर कहिए, व्यास 2.5 cm है। आकार बेलनाकार है, सिलेंडर की तरह आकार है, इस तरह का, समझ रहे हैं ना आकार, बेलनाकार आकार है। नोट, एक बात है कि शाकाहारी जंतुओं के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई मांसाहारी जंतुओं के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है। उदाहरण के लिए समझिए, आपकी गाय के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लायन या टाइगर के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जंतु सेलुलोज भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो सेलुलोज का पाचन क्या होता है, कठिन होता है। कहने का अर्थ है कि शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन का पाचन कठिन होता है। इसलिए मांसाहारी भोजन को पचने के लिए कम ही छोटे जगहों में ही मांसाहारी भोजन का पाचन हो जाएगा। इसलिए मांसाहारी जंतुओं या मांसाहारी जानवरों के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई छोटी होती है। उसके विपरीत शाकाहारी जंतुओं में जो शाकाहारी भोजन में जो सेलुलोज होता है, उसका पाचन कठिन होता है। और सेलुलोज आप लोग देखे होंगे, जो भूसा होता है या मक्का या कोई घास देख लें, घास क्या है, घास का जो डंठल वाला पार्ट है वो सब क्या है, सेलुलोज है। सेलुलोज को और अच्छे से देखना हो तो मक्का का डंठल का वो बीच वाला हिस्सा देखिए, वो सब क्या है, सेलुलोज है। भूसा क्या है, सेलुलोज है। तो शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज खाना पड़ता है। हम लोग भी साग सब्जी खाते हैं, उसमें भी सेलुलोज है, सेलुलोज खाना पड़ता है। सेलुलोज का पाचन कठिन है, इसलिए सेलुलोज खाने वाले जो शाकाहारी जंतु हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई भी अधिक होती है मांसाहारियों की अपेक्षा। शाकाहारी जंतुओं के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ताकि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके। शाकाहारी भोजन की अपेक्षा शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी का पाचन आसान होता है। क्यों होता है, हम लोग को पता चल गया है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, डिओडेनम, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। अभी थोड़ी देर पहले डिओडेनम की चर्चा हुई थी, ग्रहणी की। और ग्रहणी की चर्चा क्यों हुई थी, क्योंकि स्टोमक जो है वो भोजन ला करके छोटी आंत में दिया था, कहाँ पे, तो डिओडेनम वाले हिस्से में। तो डिओडेनम सबसे ऊपरी हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम बीच वाला और इलियम सबसे लास्ट वाला। इलियम जुड़ेगा जाकर के बड़ी आंत से, और बड़ी आंत का वो स्ट्रक्चर सीकम कहलाता है। देखिए एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको देख लें हम लोग। ठीक।
देखिए ये लीवर है, ये स्टोमक है, ये यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट, ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर। इतना आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो इसको हम तोड़ तोड़ कर फिगर को बनाते हैं। 1 मिनट। इसको हम तोड़ करके बनाते हैं। ये हमारा ग्रास नली जुड़ा स्टोमक से। चित्र आसान होता है, आप लोग बना सकते हैं। ठीक, ठीक। अब यहीं से एक नली निकलेगी, इस नली को कहेंगे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ से एक और नली निकलेगी इधर की तरफ, और एक नली निकलेगी इधर की तरफ। इधर की जो तरफ नली निकलेगी वो जुड़ जाएगी जाके पैनक्रियाज से। ये हमारा ये पैनक्रियाज, और इधर वाली जो नली निकलेगी, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक, ये नली आगे जा करके, ये नली आगे जाकर ये गॉल ब्लैडर में जाके मिलेगी। ये गॉल ब्लैडर आपका, और फिर यही नली का कुछ हिस्सा ये लीवर में चला जाएगा, कुछ हिस्सा लीवर में जाएगा, और लीवर वाले हिस्से में जाकर के वो जो हिस्सा कहलाएगा हेपेटिक डक्ट कहलाएगा। ठीक, ये लीवर वाले हिस्से में गया, यहाँ पे ये कई ब्रांच में बढ़ जाएगा, कई ब्रांच में बटेगा जा करके। ठीक, और यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर जो हमारा बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पूरे पाचन तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो है हमारा लीवर। ये लीवर हो गया। ठीक, अब एक एक करके देखिए तो समझ में आया आपको। लीवर, या उसी को हिंदी में यकृत कहते हैं। ठीक, और ये जो डक्ट है, ये जो नली है, इस नली को कहेंगे हेपाटिक डक्ट। हेपेटिक टर्म आता है लीवर के लिए। ठीक, हेपेटिक टर्म लीवर के लिए आता है, और डक्ट मतलब होता है, डक्ट का अर्थ होता है, डक्ट का अर्थ होता है नली। हेपाटिक टर्म आता है लीवर के लिए, हेपाटिक टर्म आता है लीवर के लिए, इसलिए लीवर के डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। हेपाटिक डक्ट, ये आपका ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या, एक थैली है जिसमें कि बाइल का संग्रहण होता है, और बाइल को सिक्रीट या स्रावित कौन करता है, तो लीवर करता है। ठीक, दूसरी बात, ये आपका पैनक्रियाज,
जो कि पैनक्रियाटिक जूस का स्रावन करेगी। ठीक, हमको यहाँ नली समझना था, तो ये हेपाटिक डक्ट, ये वाली जो हेपाटिक डक्ट और ये गॉल ब्लैडर की जो एक नली आ रही है ये वाली, इसको ग्रीन से दिखा देते हैं। गॉल ब्लैडर से जो एक गॉल ब्लैडर से जो ये नली आ रही है, ये हेपाटिक और ये गॉल ब्लैडर की जो नली, ये दोनों मिलकर के जो ये नली बना रही है, इस नली को कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ समझने वाली बात है। ठीक, कॉमन बाइल डक्ट, और उसके बाद ये पैनक्रियाज के पास जो ये वाला डक्ट है, इसको कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज से जो गया है, पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के ये संयुक्त डक्ट बनाया है। इसको येलो कलर से देखते हैं। ये वाली जो ये जो नली कंबाइंड मिल रही है, ये नली, ये वाली, ये नली किसके किसके मिलने से बन रही है? कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट के मिलने से। इसको कहेंगे हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इस कॉमन नली को कंबाइंड रूप में कहेंगे, कंबाइंड रूप में इसको कहेंगे, गॉल ब्लैडर को मिटाते हैं और यहीं लिखते हैं, इसको कंबाइंड रूप से कहेंगे हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ सारे नलियों को समझिए। इतना, अगर इतने दूर का फिगर हम लोग समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो ये स्टोमक है। ठीक, ये क्या है? स्टोमक है। ठीक, और ये ब्लू वाला ये क्या है? लीवर है। ठीक, लीवर से क्या है कि बहुत सारी नलियाँ छोटी छोटी निकलती है, जिसको कि हेपाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, ये हेपाटिक डक्ट से होकर के क्या होता है, बाइल जो लीवर जो बाइल सिक्रेट करती है, बाइल स्रावित करती है, वो बाइल या जो पित्त होता है, उस पित्त का क्या होता है, यहाँ पर संग्रहण होता है। उस बाइल या पित्त का क्या होता है? संग्रहण होता है। बाइल या पित्त का संग्रहण होता है। यहाँ पर ये बाइल या पित्त का संग्रहण होता है। ठीक, और कुछ बाइल क्या होता है, कुछ बाइल या इधर भी आ जाती है, नहीं? ठीक, तो ये लीवर का जो हेपेटिक डक्ट है वो बाइल लेकर के आता है। ठीक, बाइल को कहाँ जमा करता है? तो गॉल ब्लैडर में जमा करता है। ये थैली क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जमा करता है। ठीक, तो बाइल लेकर के आया, लीवर से निकला, तो ये वाली नली, ये सब क्या है? हेपेटिक डक्ट है। और ये नली जो गॉल ब्लैडर से जाल रही है, ये वाली, ये बाइल डक्ट है। तो बाइल डक्ट, ये वाली नली हो जाएगी बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर से जो नली निकल रही है वो बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट और हेपाटिक डक्ट दोनों मिलकर के बना लेता है कॉमन बाइल डक्ट। हेपाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलकर बना लेता है कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट, ये यहाँ से यहाँ, ये नली अब क्या हो गई? कॉमन बाइल डक्ट। और पैनक्रियास से जो ये नली जा रही है पैनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिलके बना लेगा हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक, यहाँ तक अब जब हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद हमको समझना है छोटी आंत। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बात समझ लीजिए, आसान सी चीज़ है कि लीवर से क्या सिक्रेट होगा? तो बाइल सिक्रेट होगा। बाइल कहाँ जमा होगा? तो गॉल ब्लैडर में जमा होगा। ठीक, दूसरी बात, पैनक्रियास से क्या सिक्रेट होगा? तो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा। पैनक्रियाटिक जूस इधर से आकर के फिर ये छोटी आंत में चला जाएगा। बाइल भी कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में चला जाएगा। और बाइल और पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से छोटी आंत में भोजन का पाचन होगा। और भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग छोटी आंत पढ़ते हैं। ठीक,
यहाँ पर एक सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब हम लोग छोटी आंत को पढ़ते हैं, ठीक, तो छोटी आंत यहाँ से इधर का हिस्सा नहीं, ये हमारा छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत को फिर अलग से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी आंत अलग से दिखा दिया गया है आपको। समझना है, ये समझने वाली बातें हैं। ये आपका ये वाला गॉल ब्लैडर और जो लीवर से आ रहा है वो वाली नली, गॉल ब्लैडर और ये लीवर से आने वाली ये सब नली, ठीक। ये पैनक्रियास से आने वाली नली, ठीक। तो ये सबको हटा दीजिए। ये यहाँ से ये वो यहाँ वाला हिस्सा या यहाँ वाला हिस्सा हटा दीजिए, ठीक ठीक। अब ये वाला हिस्सा जो क्या है छोटा सा, वो डिओडेनम है। कैसा हिस्सा है? डिओडेनम। डिओडेनम आपको देखने से लगेगा सी आकार का, नहीं, डिओडेनम, ये छोटा वाला हिस्सा क्या है? डिओडेनम। डिओडेनम के बाद वाला हिस्सा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैजुनम है, ठीक। और ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा ये इलियम है, ठीक। तो आसान सी बात है, जो बड़ा हिस्सा है उसी में भोजन का पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होगा, नहीं। और इलियम का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो जाकर के ये बड़ी आंत का ये सब भाग है। ये सब क्या है? बड़ी आंत का भाग है। ये सब बड़ी आंत का भाग है। और ये क्या कहते हैं, छोटी आंत का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो जाकर के कहाँ मिलेगा? बड़ी आंत के इस पार्ट में। और बड़ी आंत के जिस पार्ट में मिलेगा उसको सीकम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीकम। और सीकम से ही एक छोटी सी तिल्ली की तरह स्ट्रक्चर लगी होती है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अभी तक बताया जाता था कि चलिए अपेंडिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बताया जाता था कि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन न्यू रिसर्च बता रहे हैं कि अपेंडिक्स का काम है। उसमें कुछ यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक। डिओडेनम को कहते हैं ग्रहणी, ठीक। डिओडेनम ग्रहणी या छोटी आंत का पहला भाग है, सी के आकार का है। डिओडेनम छोटी आंत का पहला छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, और सी के आकार का होता है। डिओडेनम का प्रारंभिक भाग स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट से जुड़ा होता है। पाइलोरिक पार्ट में कहाँ जुड़ा होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर से। डिओडेनम के मध्य हिस्से से एक नली निकलती है। नली देख लिए हम लोग, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट देख लिए हैं, जो कि गॉल ब्लैडर और लीवर से जो निकलती है कॉमन बाइल डक्ट, और पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिल करके बनाता है। कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर बनाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो इसीलिए बोलते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट लीवर की तरफ से आता है, इसलिए लीवर वाला वो टर्म यूज हो जाता है। और पैनक्रियाटिक डक्ट तो पैनक्रियाज से आ रहा है, इसलिए हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यह डक्ट आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है, पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाज से कनेक्ट है, आसान है, आप लोग समझ रहे हैं। लीवर से निकलने वाली हेपेटिक डक्ट तथा गॉल ब्लैडर से निकलने वाले सिस्टिक या बाइल डक्ट संयुक्त रूप से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। आपको समझा दिया गया है। दूसरा हिस्सा जो हमारा जैजुनम है उसको देख लीजिए। जैजुनम डिओडेनम तथा इलियम के मध्य भाग जैजुनम कहलाते हैं। डिओडेनम और इलियम, ये जो सी आकार का ये जो डिओडेनम है, नहीं, ये क्या हो गया? डिओडेनम हो गया ये क्या हो? डिओडेनम, फिर डिओडेनम के बाद ये इलियम, ये जैजुनम, और जैजुनम के बाद ये इलियम, और इलियम लास्ट में कहाँ से जुड़ता है? सीकम से जुड़ जाता है। इलियम सबसे लंबा भाग है, नहीं,
और इलियम जा कर के बड़ी आंत के सीकम से जुड़ जाएगा। ठीक, जैजुनम डियोडिनम तथा इलियम के मध्य का भाग है, ये मध्य का भाग है जैजुनम। जैजुनम में भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा जल अवशोषण का कार्य होता है। भोजन का पाचन का कार्य सब में होता है। ये सब कार्य अगर पूछेगा तो सबका कॉमन ही कार्य होगा, भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण। ठीक, इलियम, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम तथा लंबा भाग है। इलियम का अंतिम सिरा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से जुड़ता है। सीकम आपको बता चुके हैं, फिर समझेंगे हम लोग। ठीक, इलियम देखिए, इलियम भोजन में मौजूद बचे हुए पोषक तत्वों जैसे विटामिन, खनिज, मिनरल आदि का अवशोषण कर रक्त में प्रवाहित करता है। इलियम क्या करता है कि भोजन में मौजूद बचे हुए पोषक तत्वों, कुछ पोषक तत्व बचे हुए, कहने का मतलब है कुछ पोषक तत्वों का तो अवशोषण जेजुनम में हो गया, कुछ का डियोडेनम में हो गया, जो बचा हुआ है उस पोषक तत्वों का और विटामिन ये सब का क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करके कहाँ ले जाएगा, रक्त में मिला देगा, रक्त में प्रवाहित कर देता है। इलियम में ही भोजन का अंतिम रूप से पाचन संपन्न हो जाता है। इलियम में भोजन का पाचन क्या होता है, संपूर्ण। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक, साथ ही अपचे भोजन या अपशिष्ट बड़ी आंत के सीकम में पहुंच जाता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन बाइल, अग्न्याशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस तथा आंत रस सकस एंटेरिकस की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत कहने का मतलब है डियोडेनम, जेजुनम और इलियम में भोजन का पाचन किसके किसके प्रभाव में होता है, तो बाइल के प्रभाव में। बाइल कहाँ से निकलता है, तो लीवर से। बाइल जमा कहाँ रहता है, तो गॉल ब्लाडर में। अग्न्याशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि पैनक्रियास से निकलता है। तीसरी बात, सकस एंटेरिकस, आंत रस, नाम से ही पता है आंत से, तो किस आंत से निकलेगा, तो छोटी आंत से। तो सकस एंटेरिकस का स्रावन होता है छोटी आंत से। छोटी आंत में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, उसी में सकस एंटेरिकस का स्रावन होता है। इसके बाद देखिए, तो ये वही कुछ चित्र हैं, जैसे कि ये सैलिवरी ग्लैंड, माउथ, एसोफेगस, ये जो एसोफेगस जो ये ग्रास नली है, ये स्टोमैक, स्टोमैक का ये पार्ट, ये फुंडिक पार्ट, ये पाइलोरिक पार्ट, कार्डियक पार्ट, बॉडी नहीं, ये पीला कलर का पैनक्रियाज है, ये हरा कलर का ये गॉल ब्लाडर है, इसमें क्या है, तो बाइल है, ये लीवर है। ठीक, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, तो यही वाला हिस्सा क्या है, सीकम है। नहीं, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होगा, स्फिंक्टर यहाँ होगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस, ये रेक्टम, ये मलाशय, यहीं पर मल टोटल जमा होगा और इस होकर के निकल जाता है। ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो आज यहीं तक। और अच्छा चित्र ये वाला है, यहाँ देख रहे हैं कि ये सीकम वाला हिस्सा है, सीकम, इसमें भी वही है, ये पैनक्रियाज, गॉल ब्लाडर, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, फिर यही सब स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए कैसे छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है, स्पष्ट दिखाया गया है। और दूसरी बात कि ये अपेंडिक्स किस तरह का दिख रहा है, ये सब चित्र बना सकते हैं आप लोग। ये बड़ी आंत का पूरा, और ये फिर ये एनस, ये मल द्वार जहाँ से मल बाहर निकलता है, और ये रेक्टम जहाँ पर कि मल जमा रहता है। ये फिगर बहुत अच्छा है। ठीक, छोटी आंत देखिए कैसे क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड मतलब वो कैसे मुड़ा हुआ है, नहीं, और ये पीछे स्टोमक के पीछे है ये पैनक्रियाज, ये गॉल ब्लाडर छोटा सा जिसमें कि बाइल मौजूद है, ये लीवर, ये एसोफेगस, ग्रास नली, ये स्टोमक, ये 3D डायग्राम है। और ये पूरे पाचन तंत्र का डायग्राम है। ठीक, इसमें कि ये पैरोटिड ग्लैंड, ये जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जबड़े के नीचे तो सब मैंडिबुलर, मैंडिबुल मतलब क्या होता है, जबड़ा, मैंडिबुल मतलब जबड़ा, और सब मतलब नीचे,
ये एसोफेगस ग्रास नली, ये लीवर, ये कॉल ब्लैडर, स्टोमक, पैनक्रियाज, ये पीला वाला भाग जो वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये इलियम सबसे बड़ा वाला पार्ट, ये कॉलॉन। बड़ी आंत कई भागों में बटा होता है, सीकम में, असेंडिंग कॉलॉन में, ट्रांसवर्स कॉलॉन में, डिसेंडिंग कॉलॉन में, रेक्टम में, एनस में, उसको हम पढ़ेंगे बड़ी आंत में। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखेंगे, तो फिर उसको हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।